सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको आज नया जो टॉपिक इस लेसन में है, ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तें, ये आज का आपका टॉपिक है। ऋण की शर्तें। ऋण यानी साख। ऋण मतलब साख। ऋण को ही साख करते हैं, विश्वास। तो ऋण की क्या शर्तें? साख की दो विभिन्न स्थितियों में हमने देखा था कि लोग विभिन्न स्रोतों से अपने आवश्यकता के अनुसार कर्ज लेते हैं, दूसरों से धन लेते हैं। कर्जदार दूसरे से धन लेता है। तो जब ऋण लेता है तो ऋण की कुछ शर्तें दोनों के बीच में तय होती हैं। कर्जदार और कर्ज देने वाले दोनों के बीच में ऋण की शर्तें तय की जाती हैं, चाहे वह ऋण किसी भी स्रोत से क्यों न मिला। तो ऋण लेने के जो शर्तें हैं उसमें आता है आपका ऋणाधार, पहला पॉइंट। ऋणाधार, दूसरा ब्याज की दरें, तीसरा ब्याज सहित मूलधन वापस करने की शर्तें, डी में आवश्यक कागजात। ये आपकी ऋण की शर्तें। ये चारों सबको मिला के हम ऋण की शर्तें करते हैं। आप या तो साहूकार से ऋण लो, व्यापारी से ऋण लो, दोस्त मित्रों से ऋण लो, या फिर बैंक से ऋण लो, या सहकारी समितियों से ऋण लो। किसी से भी आप ऋण लेंगे तो ऋणदाता अपने धन की सुरक्षा के लिए जो आपको ऋण दे रहा है, कर्जदाता, एक होता है कर्जदार और एक होता है कर्जदाता। जो कर्ज दे रहा है वह आपसे यानी ऋण लेने वाले से, कर्जदार से किसी न किसी ऋणाधार की मांग करता है। वो कहता है कि भाई हम जब तुमको धन दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, तो हमारा धन या रुपया डूबे नहीं, इसके लिए वह ऋणाधार की मांग करता है। ऋणाधार का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आप उसके पास गिरवी रखोगे, कोई ऐसी संपत्ति, कोई ऐसा धन जिसको आप उस कर्जदाता के सामने गिरवी रखोगे। इसके अंतर्गत बहुत सारी वस्तुएं आ सकती है, जैसे पशु है, जमीन है, मकान है, सोना चांदी, जेवर वगैरह है, जेवर है, या फिर बैंकों में जमा धन है। हाँ, इनमें से कोई भी ऋणाधार के रूप में आप सामने रख सकते हैं। पशु को, जमीन को, मकान को। जमीन और मकान का मतलब इसके कागजात देने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे। आपके पास जेवर है तो जेवर आपको उनको देना पड़ेगा ऋणाधार के रूप में। बैंक में जमा धन है तो उसका कागज आपको उनके पास गिरवी रखनी पड़ेगी। तो ऋणाधार के रूप में कुछ न कुछ चाहिए। आपको ऋण देने के लिए ऋणाधार की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ही लेन देन ऐसे होते हैं जिसमें ऋणाधार की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे मित्रों के बीच में हो सकता है विश्वास को दे दे आपको।
जिसके यहाँ आप कोई भूमिपति के यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है, उसको काम से वसूल करना है तो बिना ऋण आधार के भी दे सकता है, लेकिन उसको भी अपना पारिश्रमिक बंधक रखना पड़ेगा कि भैया हम आपको साल भर या इतना दिन जब तक पैसा वसूल नहीं हो जाएगा तब तक आपके यहाँ काम करेंगे। तो इस तरह से ये जो है सो ये सारी चीजें ऋण आधार के अंतर्गत आती हैं। तो ऋण की जो शर्तें हैं, पहला शर्त है ऋणाधार। कोई भी कर्जदाता कर्जदार को कर्ज देगा तो वो सबसे पहले यह सुनिश्चित करेगा कि भाई मेरा धन जो मैंने कमाया है मेहनत करके वह हमारा डूबेगा, इसके लिए आपसे ऋणाधार वसूल करेगा। और ये सारी चीजें जो ऋणाधार के रूप में पेश की जाएंगी वो कर्जदाता के पास तब तक गिरवी रहेगा, तब तक वो रखे रहेगा, तब तक वह इसका अधिकारी रहेगा जब तक कि उसके रुपए मूलधन और ब्याज के साथ वापस नहीं किए जाते। जब कर्जदाता इसको मूलधन और ब्याज दोनों वापस कर देगा तो ये ऋणाधार उसको वापस मिल जाएंगे। और किसी कारण से अगर कर्जदार इन चीजों माने उसका मूलधन और ब्याज नहीं वापस कर पाता है तो कर्जदाता को इन चीजों को बिक्री करने का अधिकार है। दूसरी जो ऋण की शर्तें हैं उसमें है ब्याज की दरें। जब भी कोई व्यक्ति कर्जदाता से कर्ज लेता है तो दोनों के बीच में ब्याज की दरें तय हो जाती है कि मासिक ब्याज कितना होगा या वार्षिक ब्याज कितना। तो ब्याज की दरें निश्चित कर दी जाएंगी। तीसरा है ब्याज सहित मूलधन वापस करने की शर्तें। जिस समय आप कर्ज लेंगे उसी समय ये शर्तें तय हो जाएगी कि आप कितने दिन में और किस रूप में हमारा मूलधन वापस करेंगे और ब्याज वापस करेंगे। महीना महीना करके थोड़ा थोड़ा देंगे, 3-3 महीने पर देंगे, 6-6 महीने पर देंगे, साल भर पर देंगे, किस आधार पर देंगे या एक साथ आप दे देंगे। ये आपको ब्याज सहित मूलधन वापस करने की शर्तें उसी समय तय हो जाती है। आवश्यक कागजात का मतलब होता है कि अगर आप जमीन मकान आदि उसको गिरवी के रूप में रखते हो तो उसके कागजात या फिर ये जो तय हुए आपके बीच में ऋणाधार तय हुआ, ब्याज की दरें तय हुई, ब्याज सहित मूलधन वापस करने की शर्तें तय की, इससे संबंधित कागजात तैयार करना। ये चारों चीजें जो है ऋण की शर्तें कहलाती हैं। तो ऋण की शर्तों के बारे में आपने देखा कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कर्जदार को ऋण या साख की प्राप्ति तभी होगी जब इन चीजों को वह पूर्ति करेगा। पहले जो कर्जदाता है वह ऋणाधार की मांग करेगा, ब्याज की दरें तय करेगा, ब्याज सहित मूलधन वापस करने की शर्तें तय करेगा और उसके आवश्यक कागजात तैयार करेगा। और इस प्रकार ये सारी जो चीजें हैं इन्हीं को हम मिला करके ऋण की शर्तें। तो ये आज नया टॉपिक आपका इस शीर्षक के अंतर्गत आपने पढ़ा ऋण की शर्तें। ऋणाधार के अभाव में ध्यान रखिए इन सारी चीजों को खानापूर्ति किए बिना किसी कर्जदार को कर्ज नहीं मिल सकता है। इन सारे चीजों को हम ऋण की शर्तें कहते हैं। अब अगले टॉपिक के रूप में आज हम लोग देखेंगे प्रकार के साख प्रबंध। विभिन्न प्रकार के साख प्रबंध हम थोड़ा सा बता चुके थे। इसमें ऋण की शर्तें में थोड़ा सा हमने बोल दिया था आगे बढ़कर कि ऋण हम कई स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो विविध प्रकार के साख प्रबंध का मतलब वही हुआ कि आप ऋण किस स्रोत से ले रहे हैं।
ऋण का प्रबंधन कौन कौन करते हैं? जो आपको कर्ज दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं, साख दे सकते हैं। साख का मतलब ऋण, कर्ज। तो साख देने के विभिन्न स्रोत, सबसे पहले आप ले सकते हैं साहूकार को। अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं, साहूकार या महाजन भी इसको कहते हैं। साहूकार, महाजन, व्यापारी, भूस्वामी, इसके अलावा आप देख सकते हैं तो सहकारी समितियां, बैंक आदि। ये आपके साख प्रबंध करते हैं, विविध प्रकार के साख प्रबंध। साख का प्रबंध कौन करता है? कहां से आपको साख प्राप्त हो सकता है? कर्जदार जिसको कर्ज की आवश्यकता है, वो कहां जाएगा कि उसको साख मिलेगा, ऋण मिलेगा, कर्ज मिलेगा? तो अगर ग्रामीण क्षेत्र का कोई गरीब किसान है, छोटा मोटा मजदूर है, या कोई भूस्वामी है, तो वह साहूकार या महाजन से संपर्क में रहता है। इसके अलावा यहां और दे सकते हैं मित्र भी कह सकते हैं, इनसे भी कर्ज लेता है। रिश्तेदार भी कह सकते हैं, जो नाते रिश्तेदार होते हैं उनसे भी कर्ज लिया जाता है। तो साहूकार, महाजन पहला शर्त है कि ये साहूकार और महाजन आपको कर्ज दे सकते हैं। लेकिन इनसे कर्ज लेने में सबसे बड़ी परेशानी ये है, ये आसानी से कर्ज तो दे देंगे, बिना ऋणाधार के भी दे सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं। लेकिन इनकी ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती है। ये 5% मासिक ब्याज पर भी दे सकते हैं आपको। इनकी ब्याज की दरें होगी, जो कि 60% वार्षिक के बराबर होता है। इनकी ब्याज की दरें इतनी ऊंची होती है कि अगर इनसे कोई छोटे मोटे लोग ही लेते हैं और लेते हैं, तो ब्याज की दरें इतनी ऊंची होती है कि अगर वो समय पर कर्ज नहीं वसूल कर पाते हैं, नहीं लौटा पाते हैं, तो ये कर्ज जाल में फंस जाते हैं। दूसरा है व्यापारी। बहुत सारे लोग खेती करते हैं, तो खेती करते समय उनको खेतों की जुताई के लिए, बीज के लिए, कीटनाशक दवा के लिए, खाद के लिए, मजदूरी देने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये लोग व्यापारी से, बहुत सारे व्यापारी होते हैं, वो भी उनकी सहायता करते हैं किसानों को। व्यापारी यह शर्त रखता है कि भैया हम आपको अभी हम पैसा दे देते हैं और ब्याज की दर 3% रहेगी मासिक, और शर्त लगा देगा कि जब फसल हो जाएगा, उपज जाएगा, तो फसल तुम हम ही को दोगे। ये व्यापारी किसान को क्यों कर्ज देगा? क्योंकि इसको आशा रहता है कि जब फसल होगा तो ये हम ही को फसल बेचेगा, हमारा ऋण चुकता हो जाएगा। तो इसलिए व्यापारी भी देता है कर्ज, थोड़ा सा साहूकार से इसका दर कम रहता है, मासिके रहता है, ये भी 36% वार्षिक हो जाएगा। लेकिन इसमें व्यापारी भी निश्चित रहता है, किसान भी निश्चिंत रहता है। व्यापारी सोचता है कि उसकी फसल होगी, वो हम ही को बेचेगा, हमारा रुपया वसूल हो जाएगा, और किसान भी निश्चिंत रहता है कि हमको अलग से पैसा नहीं देना है, कि जब पैदावार होगा तो उसका धन वसूल कर देंगे। तीसरे प्रकार का है भूस्वामी। भूस्वामी किसको कर्ज देगा? भूस्वामी माने जमीन का मालिक, किसान। तो जो उसके यहां मजदूर काम करता है, परमानेंट, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, तो चूंकि वह उसी पर निर्भर है, इसलिए अपने मजदूरों को कर्ज देता है। लेकिन ये भी कर्ज देता है तो मुफ्त में नहीं देता है, 5% मासिक ब्याज ले सकता है। इसकी भी ब्याज की दरें ऊंची होगी, 60% वार्षिक।
मित्र और रिश्तेदार ये लोग भी कर्ज देते हैं कभी। मित्र और रिश्तेदार भी ब्याज तय करते हैं, ऋण वसूल करने की शर्तें तय करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, उनसे भी ऋण मिल जाता है। तो ये जो सारा शर्त आपने देखा, साहूकार, महाजन, व्यापारी, भूस्वामी, मित्र, रिश्तेदार, इन सबसे कर्ज आप ले सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनके पास ऋणाधार नहीं होता। कर्ज की जो शर्तें हैं, पहला ऋणाधार माने कि इनके पास गिरवी रखने का कुछ नहीं होता, तब भी ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कर्ज दे देते हैं, लेकिन इनकी ब्याज की दरें काफी ऊंची रहती है। कर्ज लेने वाला अगर नहीं समझ पाया, समय पर कर्ज नहीं दे पाया, तो वो कर्ज जाल में फंस जाएगा और फिर कभी उधर उससे माने बाहर नहीं निकल पाए। तो ये सारे जो है अव्यवस्थित क्षेत्र है और इनके सभी लोगों के जो कर्ज अगर कोई व्यक्ति लेता है तो ब्याज की दरें और शर्तें बड़ा कठोर होती हैं। इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, ये लोग जबरदस्ती भी अपना कर्ज वसूल कर सकते हैं, इसको कोई रोकने वाला भी गांव में नहीं होता। अब रह गया सहकारी समितियां। तो बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां एक तरह के व्यवसाय करने वाले लोग सहकारी समिति बना देते हैं मिल करके। 100, 200, 500 आदमी मिल गया, एक तरह का काम करने वाले, छोटी छोटी पूंजी वहां इकट्ठा कर दिया सहकारी समिति के पास, और उस पैसे को सहकारी समिति वाले क्या करते हैं, बैंक में ऋणाधार के रूप में जमा करते हैं और बैंक उसको ऋणाधार मान करके एक बड़ी रकम, एक मोटी रकम सहकारी समिति को दे देती है और उस मोटी रकम को सहकारी समिति वाले आवश्यक, जिनको जरूरत है, उनके बीच में ये लोग ऋण दे देते हैं। लेकिन यहाँ ब्याज की दरें बहुत कम होती है, 12% वार्षिक, ध्यान दीजिए, मासिक नहीं वार्षिक, 12%, 13%, 18%, यही सब होता है इनकी ब्याज की दरें जो साल में होती है। और ऋण चुकाने की जो शर्तें होती है वो भी लंबी होती है, 2 साल 3 साल महीने पर चुकाओ। और सबसे अंतिम जो बैंक है या सरकारी संस्थान है, इनसे अगर आप कर्ज लेते हैं तो यह और आसान पड़ता है, इसकी ब्याज की दरें और कम होती है। इसकी ब्याज की दरें 12%, 10% और ये भी वार्षिक, और इसको चुकाने के लिए लंबा अवसर मिलता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तक मिलता है। और जो आप राशि लेंगे उसको मासिक रूप में, तिमाही रूप में, अर्धवार्षिक रूप में, वार्षिक के रूप में चुका सकते हैं। तो इस तरह से विविध प्रकार के साख प्रबंध हमने देखा। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया है किताब में, ध्यान से देखिए पढ़ करके। 2 छात्र हैं आपकी की तरह, रोहित और रंजन। ये कक्षा में पढ़ते हैं 10th में, रोहित और रंजन। ध्यान से देखिए, 2 छात्र, रोहित तथा रंजन, ये आपकी के कक्षा में पढ़ते हैं। जब शिक्षक महोदय ने मुद्रा और साखानी की विविध प्रकार के साख प्रबंध को पढ़ाया तो इनकी मन में जागरूकता हुई कि देखें कि हमारे गांव में लोग किन किन स्रोतों से ब्याज लेते हैं, साख लेते हैं, ऋण लेते हैं। तो ये सबसे पहले श्यामल के पास जाते हैं। सोनपुर का कहानी है ये, पटना के बगल में सोनपुर है, छोटा सा गांव है। तो श्यामल किसान के पास सबसे पहले रोहित और रंजन जाते हैं। श्यामल एक छोटा किसान है जिसके पास 1.5 एकड़ जमीन है, जिस पर वह आलू की खेती करता है। यह जो है सो स्थानीय महाजन से आलू की खेती करने के सीजन में 5% मासिक
ब्याज की दर पर कर्ज लेता है, महाजन से लेता है। किससे लेता है? महाजन से। महाजन माने साहूकार से या महाजन से लेता है। और महाजन के से जब कर्ज लेता है तो इसकी शर्तें ब्याज की जो है बहुत ऊंची है। 5% मासिक का मतलब होता है 60% वार्षिक। और यह शर्त श्यामल रखता है कि भाई हमारा जब आलू हो जाएगा तो आलू की बिक्री करने के बाद तुरंत हम आपका पैसा चुका देंगे ब्याज के साथ। लेकिन ब्याज की दर इतनी ऊंची होती है कि श्यामल को जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सारा आलू का उपज इसके कर्ज देने में, चुकाने में चला जाता है। बहुत कम फायदा उसको होता है, मुश्किल से उसका जीवन बसर होता है। ये रोहित और रंजन ने श्यामल के पास जाकर पता किया। पहला व्यक्ति श्यामल से मिलते हैं, दोनों छात्र अपने गांव के श्यामल से मिलते हैं सोनपुर में, और उससे पता करते हैं कि भाई तुम कहां से कर्ज या साख प्राप्त करते हो। तो इसने कहा कि मैं महाजन से लेता हूं, मेरे पास भैया कम जमीन है, आलू की खेती करता हूं, 5% मासिक ब्याज की दर पर महाजन से ऋण लेता हूं। आलू की उपज होने के बाद आलू बेच करके मैं उसके ऋण चुका देता हूं, लेकिन मुझे जो फायदा होना चाहिए वो सारा फायदा ले जाता है महाजन। अब ये लोग दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसका नाम है अरुण, इसी गांव का रहने वाला है, उन्हीं के गांव का। इसके पास 7 एकड़ जमीन है और यह भी आलू की खेती करता है। लेकिन यह महाजन से ऋण नहीं लेता है, यह बैंक से ऋण लेता है। और बैंक इसको 12% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण मुहैया करता है। इसको अगर वार्षिक में गिनते हैं तो 60% हो जाता है और इसका 12%। साथ में ऋण चुकाने की सुविधा तुरंत नहीं, बैंक कहता है 3 साल के अंदर, तुरंत नहीं। आलू की खेती उपज हुआ तुरंत बेचो और दे दो, ऐसा नहीं करना है। तुम 3 साल के अंदर जब चाहो मेरा कर्ज वापस कर सकते हो, नहीं तो महीने में किस्त बांट के दे सकते हो, नहीं तो 6-6 महीने पर दे सकते हो, साल भर पर दे सकते हो, नहीं तो 3 साल के अंदर कभी भी दे सकते हो। तो ऋण चुकाने की शर्तें भी आसान है और 12% ब्याज ले रहा है वार्षिक। इसका मतलब उसको बहुत कम ब्याज देना पड़ता है। इसके पास खेत भी ज्यादा है, आलू की उपज भी अच्छी होती है। अरुण एक पढ़ा लिखा किसान है, वह सोचता है कि मैं 3 साल इस बैंक का कर्ज नहीं रखूंगा, जो ही आलू का फसल होगा मैं सारा कर्ज ब्याज के साथ बैंक को वापस कर दूंगा, और जो आलू मेरा अतिरिक्त लाभ के रूप में बचेगा उसको मैं शीत भंडार में भंडारित कर दूंगा, और जब आलू के दाम बढ़ेंगे तो मैं उसको बिक्री करके अधिक लाभ कमाऊंगा। ये अरुण का है। इसने महाजन से लिया, इसने बैंक से लिया, तो दोनों में ज्यादा फायदा कमा रहा है अरुण। अब ये दोनों छात्र रोहित और रंजन तीसरे व्यक्ति, अपने गांव के ही तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जिसका नाम है रम्मा। एक महिला है, मजदूर है, भूमिहीन है, इसके पास भूमि नहीं है और दूसरे भूस्वामी के अधीन काम करती है। ये अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए अपने भूस्वामी पर निर्भर करती है। भूस्वामी उसको, उस पर रम्मा निर्भर है भूस्वामी पर कि भूस्वामी उसको क्या देता है। तो रम्मा मजदूरी करती है एक बड़े किसान के यहाँ, मध्यम वर्गीय किसान के यहाँ, लेकिन उसको अपने दवा दारू के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए, शादी विवाह के लिए, सामाजिक तीज त्योहार के लिए बहुत सारे
बीच बीच में आवश्यकता पड़ती रहती है, तो रमा अपने भूस्वामी के पास जाती है और उन्हीं से कर्ज मांगती है, उन्हीं से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती है। भूस्वामी हालांकि रमा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, लेकिन चूंकि आवश्यकता के समय भूस्वामी उसके साथ खड़ा रहता है, उसको ऋण दे देता है, इसलिए रमा उसके यहाँ काम करते रहती है। और यह भी फ्री में नहीं देता है, भूस्वामी उससे 5% मासिक ब्याज लेता है। और रमा इतनी गरीब है कि एक ऋण ली, उसको चुकता भी नहीं कर पाई कि दूसरी आवश्यकता आन पड़ती है, और अभी पहला ऋण चुकता नहीं है कि दूसरा ऋण लेने की उसको आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस तरह से रोहित तथा रंजन ने भी, जो हमने ये बताया था कि विभिन्न प्रकार के 7 प्रबंध, इसको जानने के लिए अपने गांव में घूमते हैं और विभिन्न लोगों से बात करते हैं, तो उनको भी पता चलता है कि श्यामल छोटा मोटा किसान है, महाजन से कर्ज लेकर काम चलाता है। अरुण पढ़ा लिखा बड़ा किसान है, बैंक से कर्ज लेता है, इसको ज्यादा फायदा होता है। रमा एक मजदूर है, भूमिहीन है, जो भूस्वामी के खेतों में काम करती है, अपनी आवश्यकता के लिए कर्ज या ऋण भूस्वामी से भी प्राप्त करती है, और इसका जीवन कर्ज में ही शुरू होता है और कर्ज में ही समाप्त हो जाता है। कभी भी वह अपना कर्ज पूरा वसूल नहीं पाता। हमेशा 7 प्रबंधन जो होता है कई प्रकार, 7 का प्रबंध हम कई स्रोतों से करते हैं। ये स्रोत ये जो लिखा है हमने, और आप ही के वर्ग के 2 छात्र हैं, रोहित और रंजन। जब शिक्षक ने उनको विविध प्रकार के 7 प्रबंध के बारे में बताया, तो इनके मन में जागरूकता उठी कि हमारे गांव के लोग अपने साथ या ऋण की आवश्यकता की पूर्ति किन स्रोतों से करते हैं। तो ये अपने ही गांव के सोनपुर के श्यामल, अरुण और रम्मा से मिलते हैं, और उन्हें पता चलता है कि ये लोग कैसे विभिन्न 7 प्रबंधन से 7 प्राप्त करते हैं। तो 2 टॉपिक आज हम लोग पढ़े। अब अगले टॉपिक के रूप में हम इसी में एक सहकारी समितियां भी हैं, ऋण देता है, जो थोड़ा सा बचा है इसमें, तो हम लोग कल बताएंगे, या सहकारी समिति और बैंक का कल बता के थोड़ा सा, तब अगला चैप्टर में हम लोग जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही, 2 टॉपिक हम लोग बढ़े हैं। कल हम लोग शुरू करेंगे कि बैंक और सहकारी समिति से लेने पर क्या होता है। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में 7, कल देखेंगे। अगला शीर्षक सीधे हम लोग कल डील करेंगे, भारत में औपचारिक क्षेत्रक से 7।